नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मिक्की माइल्स एंड टेल्स में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सच में एक महिला तभी सम्मान की हकदार होती है जब वह किसी की बेटी, बहू, पत्नी या मां कहलाए, या फिर उसकी अपनी भी कोई पहचान होनी चाहिए। भारत में करोड़ों महिलाएं आज भी ऐसी हैं जिनके सपने परिस्थितियों के बोझ तले दब जाते हैं। कई लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले ही समाज के लोग उनसे पूछने लगते हैं, बेटा शादी कब करोगी? ऐसा लगता है शादी कर लेना ही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जरूरी बातें बेहद कम लोग पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम क्या बनना चाहती हो। दोस्तों, हमें एक बात ईमानदारी से स्वीकार करनी होगी, आज हमारी सामाजिक सोच भी कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है जो महिलाओं को कमजोर बना देती हैं। अगर हम अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का पर्याप्त समय दें, उन्हें रोजगार और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दें और केवल एक निश्चित उम्र आते ही शादी को ही उनका अंतिम लक्ष्य न माने, तो शायद हमारे देश में लाखों महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है, लेकिन यह किसी लड़की की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और पहचान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, एक आत्मनिर्भर महिला केवल अपना जीवन नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार की सोच, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और समाज की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही महिला की कहानी लेकर आया हूँ, एक ऐसी महिला जिसके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब सब कुछ खत्म हो गया था, सबका साथ छूट गया, परिस्थितियां कठिन हो गईं, ना समाज साथ था और ना ही रिश्तेदार, लेकिन उस कठिन समय में एक चीज उनके साथ मजबूती से खड़ी रही, उनकी शिक्षा और उनकी नौकरी। उसी ने उन्हें सम्मान के साथ जीना सिखाया, उसी ने उन्हें टूटने नहीं दिया और उसी ने यह साबित कर दिया कि एक महिला के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की नायिका के घर। दोस्तों, यह कहानी हर उस लड़की को समर्पित है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही है और हर उस माता पिता को जो अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी की नायिका का घर वाराणसी के ही कंदवा क्षेत्र में स्थित है। कुछ साल पहले उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने सपनों का यह खूबसूरत घर बनवाया। आज वो अपनी बेटी के साथ यहीं रहती हैं और उनकी बेटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, जबकि उनका बेटा दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहा है, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रोफेसर रहे हैं और कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन दोस्तों, इस घर की असली कहानी इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उस महिला के संघर्ष, हिम्मत और आत्मनिर्भरता में छिपी है। आइए मिलते हैं उनसे और सुनते हैं उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आ गया हूँ डॉक्टर सुभलक्ष्मी त्रिपाठी जी के घर, मैम के यहाँ, और मैम मेरे सामने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, बहुत कुछ जानना है मैम से। मैम का जो जीवन रहा, जो संघर्षों से भी भरा रहा, और मैम ने कितने ही छात्रों को शिक्षा दी। लगभग 25 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं और हजारों बच्चे जो हैं मैडम के पास से शिक्षा प्राप्त करके आज देश में कई जगहों पर नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, आप कहाँ थी, किस राज्य में थी, किस जगह पे थी? मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में आसनसोल में हुआ था। मेरे पिताजी खान सुरक्षा महानिदेशक थे और मेरी माँ कैंसर स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। तो उनसे बचपन बहुत प्यार, बहुत लाड, बहुत आनंद में, और सारे लग्जरीज, कंफर्ट्स, सब कुछ उन्होंने मुझे प्रदान किया। लेकिन मैं चूँकि इकलौती बेटी थी, अकेली थी, और माता पिता दोनों जॉब में चले जाते थे, तो ज़्यादातर मेरा समय या तो प्रकृति के साथ या अकेले ही बीतता था घर पे। डॉक्टर शुभलक्ष्मी त्रिपाठी जी का बचपन किसी राजकुमारी से कम नहीं था। एक शिक्षित परिवार, ईमानदार और उच्च पदों पर कार्यरत माता पिता, सरकारी आवास, चारों तरफ हरियाली,
पेड़ पौधे, पक्षियों की चहचहाट और शिक्षा संस्कार से भरा वातावरण। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं, लेकिन लाड प्यार के बावजूद अनुशासन, शिक्षा और संस्कार उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बने। बचपन से ही वह एक मेधावी छात्रा रहीं। आगे चलकर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से अंग्रेजी विषय में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के हाथों सम्मानित होने का गौरव भी मिला। उनकी प्रतिभा ने उन्हें एक शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत जापान तक पहुंचाया। जरा सोचिए, जहां कई बच्चे अत्यधिक लाड प्यार में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, वहीं शुभलक्ष्मी जी ने उसी स्नेह को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने शिक्षा, अनुशासन, प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाया। तो मैम, इतना अच्छा आप शिक्षा प्राप्त करने के बाद, इतने अच्छी अच्छी डिग्रियां, गोल्ड मेडल पाने के बाद, कब आप फिर शिक्षिका के क्षेत्र में आई? एमए प्रीवियस में मैं नेट परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप, ये उस समय मैं प्रथम वर्ष में ही मैं अपीयरिंग देके, फाइनल में अपीयरिंग देके मैं 2 बार परीक्षा दी थी और दोनों बार जो है ईश्वर की कृपा थी कि दोनों बार मैं उत्तीर्ण हो गई। और कई जगह हमने जो है फॉर्म भरा उसके लिए, और यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चयन था उसमें भी मुझे चयनित किया गया। तब से मैं राजकीय महिला महाविद्यालय में ही सेवा प्रदान कर रही हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि आप सर से कैसे आपकी मुलाकात हुई और कैसे क्या हुआ? सर बीएचयू के ही वो स्टूडेंट थे और योग और ध्यान में भी विशेष वो रुचि रखते थे, और साथ में ही हम लोग तैयारी भी करते थे लाइब्रेरी में। तो पिताजी अक्सर मुझसे मिलने आया करते थे हॉस्टल में, तो उनको वो अच्छे लगे और फिर उन्होंने ही जो है उनके माता पिता से बात किया और फिर बाद में हमारी शादी हुई। मानो जीवन हर सुबह एक नया सपना लेकर आती थी। मेहनत रंग लाई और उन्होंने राज्य की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक उत्तीर्ण कर राजकीय महिला महाविद्यालय में अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना स्थान बनाया। फिर जीवन ने एक और खूबसूरत मोड़ लिया। विवाह हुआ। जीवन साथी एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी थे। कुछ समय बाद घर में 2 नन्ही किलकारियां गूंजी। पहले बेटे सूरज का जन्म हुआ, फिर बेटी साक्षी आई। अब ऐसा लगता था मानो ईश्वर ने उनकी झोली खुशियों से भर दी हो। सम्मानजनक नौकरी, सुखी परिवार, प्यारे बच्चे और भविष्य के अनगिनत सुनहरे सपने। सब कुछ इतना सुंदर था कि लगता था अब शायद जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन किसे पता था कि नियति अपनी सबसे कठिन परीक्षाएं अक्सर सबसे सुंदर जिंदगी से ही शुरू करती है। लेकिन बहुत अल्पायु थे और शादी के 5 साल बाद ही उनका जो है देहांत हो गया। उस समय भगवान एक तरह से अग्नि परीक्षा ही कहीं ले रहे थे, क्योंकि बहुत ही प्रिय प्रतीक, जिनको मैं अपने जीवन से प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करती थी, उनका एक बाइक जो है चले जाना, बहुत कम एज में, कोई रोग बीमारी कुछ था भी नहीं उनको। फिर 6 महीने के अंदर माता, फिर 1 साल के अंदर पिता, तीनों मुझे अकेले छोड़ के चले गए। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी जब परीक्षा लेती है तो एक साथ कई दरवाजे बंद कर देती है। शादी के कुछ वर्षों बाद एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। अत्यधिक तनावपूर्ण नौकरी के बीच उनके जीवन साथी को ब्रेन हैमरेज हो गया और देखते ही देखते साथ निभाने का वादा करने वाला हाथ हमेशा के लिए छूट गया। एक पल में 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और एक पत्नी की पूरी दुनिया ही बिखर गई। लेकिन शायद किस्मत को अभी भी रहम नहीं आया था। जिन माता पिता की उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा था, जिनके स्नेह ने उनका पूरा बचपन समेटा था, वे भी इस दुनिया से विदा हो गए। अब न माता पिता थे, न भाई बहन और ना ही जीवन साथी।
बस 2 छोटे छोटे बच्चे और जिम्मेदारियों का एक अथाह समंदर। ऐसे समय में इंसान को सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार समाज के लोग मरहम लगाने की बजाय जख्म और गहरे कर देते हैं। जब समाज की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि हमें सहयोग करना है, साथ देना है, उस समय समाज के लोग ने ही, आपके आसपास के लोगों ने ही आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए आपका शोषण किया। तो क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। और ये जो है ना, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, ये तरह तरह के लोगों का असली चेहरा जब वो मौका मिलता है, कोई आके डरा रहा है तो बचवा तो हाथ ट्रांसफ़र हो जाए, हाँ कुछ पैसा दे हुए रोके के बा, और वो झूठ मूठ का पैसा ले जा रहे हैं, जबकि उस समय मायावती सरकार में ट्रांसफ़र रोक दिया गया। तरह तरह का ये देकर कि अरे बच्चा को ये तबीयत खराब हुआ है, ले जाना दिखाना, इलाज कराना, इसमें तो हार्ट में छेद है, उसमें कोई ये कर रहा है। अच्छा आपको मकान बनवाना है, लाइए हम ज़मीन दिला रहे हैं, इतना एडवांस दीजिए, एडवांस लेके गायब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग बचपन में हमने कभी धोखा दिया नहीं था, माता पिता से कभी सीखा नहीं था, तो ये सब चीज़ें जो हैं ग्राउंड लेवल में सीखने को मिलता है। और समाज में अकेली महिला होने के कारण आप एक तरह से आइसोलेट हो जाते हैं। आप किसी के घर भी नहीं जा सकते, किसी से परिचय भी नहीं कर सकते। सब कोई आपको एक सस्पिशन की दृष्टि से देखते हैं कि अकेली विडो है, पता नहीं क्या इसका उद्देश्य है। तो आपको बहुत सोच समझ के अपने आप को वो करना पड़ता है। किसी से आप दोस्ती भी नहीं कर सकते, पुरुष से तो दोस्ती करना दूरी बात, महिलाओं से भी जो है, महिलाएं भी अरे ये तो जो है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे समाज में आज भी विद्यमान है, तो महिलाएं इसको झेल रही हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है जानते हैं? टूट जाने के बाद हर सुबह ऐसे मुस्कुराना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर उस दिन उनके पास अपनी शिक्षा न होती, अपनी नौकरी न होती, तो शायद उनका जीवन और भी कठिन हो जाता। उसी नौकरी ने उन्हें सम्मान दिया, उसी ने उनके बच्चों का भविष्य बचाया, और उसी ने उन्हें हर बार गिरकर फिर से खड़े होने की ताकत दी। कहते हैं, जिस वृक्ष को किसी सहारे का इंतजार नहीं रहता, वही आंधियों से लड़ना सीख जाता है। बेटी को गोद में लेके मैं अपना क्लास लेती थी, क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं जिसके पास मैं छोड़ के जा सकती। और मुझे दुखी होने का या रोने का बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मुझे अपने कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके जीवन को संवारना है, उनको शिक्षा भी देना है, उनको मोटिवेट भी करना है, उनको पर्सनालिटी को भी ग्रूम करना है। और साथ ही मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं रोऊँ, मैं खुद दुखी रहूँ, डिप्रेशन में रहूँ, तो मैं इनको क्या शिक्षा दूँगी, इनको कैसे मैं आगे ले जाऊँगी। तो इसीलिए मैं अपना जो भी दुख था मैं अपने घर में ही तकिया में ही रो लेती थी, और बाहर मैं कभी भी अपना दुख दर्द कभी भी मैं शेयर नहीं करती थी किसी से। मुझे लगता था कि मेरे अंदर जब बहुत हाई स्पिरिट्स रहेंगे, मैं बहुत करेजियस और पॉजिटिव रहूँगी, तभी मैं अपने बच्चों को गाइड कर पाऊँगी, ताकि उनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो उनसे आगे निकल पाएँ। तो प्रभु की कृपा थी कि कठिन समय जो है धीरे धीरे बीता। बेटी को गोद में लेके मैं क्लास लेती थी, फिर बहुत छोटी उम्र में ही दोनों का एडमिशन करा देना पड़ा ताकि मैं अपने क्लास पे फोकस कर सकूं। और बच्चे भी काफ़ी संघर्ष किए, क्योंकि मुझे कॉलेज में काफ़ी समय देना पड़ता था। मैं एनएसएस प्रभारी भी थी, और बाद में चूँकि ये था मेरे मन में कि एनसीसी एनएसएस रहने से, ये नियम भी है सरकार का, ट्रांसफ़र जो है नहीं होता है। तो ट्रांसफ़र ना हो इसी लालच में मुझे एनसीसी एनएसएस ये सब लेना पड़ा, और पूरा समय मेरा बीतता था बच्चों को वहाँ पे कॉलेज में परेड कराने में, उनको नाश्ता करा के, एक एक लड़की को घर भेज के, तब मैं जाके 5:30-6 बजे घर आती थी। बच्चे अकेले ही अपने घर पे स्कूल से आने के बाद अकेले ही रहते थे, जो समझ में आता था कहीं कोई घूम रहा है, कहीं खेल रहा है, घर खुला पड़ा हुआ है, कभी कुछ कुत्ता काट लिया, कभी कुछ हो गया, कभी चाबी खो गया, बाहर बैठे हैं। तो इस तरह से संघर्ष में ही सुख दुख नहीं बीता। लेकिन मेरे समझ से बच्चे भी जुझारू बने, और मैं अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ती थी कि मेरे क्लास, मेरे स्टूडेंट्स, वो हमेशा ही मेरा प्रायोरिटी था कि उनको पढ़ा के वही अन्न मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ। उनके साथ मैं कुछ
गलत ना करूँ। तो जहाँ तक हो सके मैं अपना पूरा डिवोटेडली मैं अपने बच्चों को समय देती थी, पढ़ाती थी, गाइड करती थी और बाकी घर पे अपने बच्चों को गाइड करती थी। राजकीय महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली अधिकांश छात्राएं ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं। उनमें से कई परिवारों की सोच बस इतनी होती है कि बेटी थोड़ी पढ़ ले, फिर उसकी शादी कर दी जाए और वह अपना घर परिवार संभाल ले। लेकिन सुबलक्ष्मी मैम ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया। कई छात्राओं की फीस अपने वेतन से भरी, कई परिवारों में घर जाकर माता पिता को समझाया कि अपनी बेटी को पढ़ने दीजिए, वह बहुत आगे जा सकती है। उन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया बल्कि आत्मविश्वास दिया, अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाया और यह एहसास कराया कि एक बेटी भी अपने परिवार, समाज और देश का भविष्य बदल सकती है। एक बात जो मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती है वह केवल उनका संघर्ष नहीं बल्कि उनका स्वभाव है। हर पल मुस्कुराता चेहरा, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद, सम्मानजनक वेतन और प्रतिष्ठा होने के बावजूद आज भी वे अपने घर का खाना स्वयं बनाती हैं। भोजन और पानी दोनों चीजें जो है आपके भाव को ग्रहण करती हैं। तो जब आप बहुत प्यार से, बहुत अच्छे मन से खाना बनाते हैं, अगर कोई ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, उनका स्मरण करके, उनको ऑफरिंग करके बनाते हैं, तो उस खाने की क्वालिटी जो है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है, उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। जैसे आप कहीं प्रसाद लेने जाते हैं तो प्रसाद वही सिंपल खिचड़ी होता है, लेकिन वो कितना स्वादिष्ट होता है, कितना उसमें एनर्जी होता है। तो वैसे आप अपने घर में ही जब खाना बना रहे हैं, तो अगर आप गुस्से में बनाते हैं, झुंझला के बनाते हैं, आप बोझ समझ के बना रहे हैं, तो वो खाना खा के घर का सदस्य बीमार होगा ही होगा, आज नहीं कल। भले से वो टेस्ट में अच्छा लगेगा, बहुत तेल मसाला आपने डाला है, घी डाला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अतृप्ति देगी, कहीं ना कहीं वो जो आपके अंदर जो झुंझलाहट है, नेगेटिविटी है, वो भोजन में संप्रेषित हो जाएगा। तो इसीलिए भोजन को बहुत प्यार से बनाइए, खुश होकर बनाइए, थोड़ा सा भी बनाइए लेकिन प्रेम से बनाइए कि अगला जो है तृप्त हो जाए। घर की साफ सफाई और रोजमर्रा के काम भी करती हैं, अपने पेड़ पौधों की देखभाल भी करती हैं, जैसे वे भी उनके परिवार का हिस्सा हो, और व्यस्त जीवन के बीच अध्यात्म, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए भी समय निकालती हैं। शायद यही एक महिला की सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक ही जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाती हैं, एक शिक्षिका, एक माँ, एक गृहिणी, एक मार्गदर्शक और आवश्यकता पड़ने पर एक योद्धा भी। दोस्तों, मैंने उनकी कई छात्राओं से भी बात की। आइए देखते हैं वे अपनी प्रिय मैम के बारे में क्या कहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका दुबे है। मैं इंग्लिश की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने अभी नेट क्वालिफाई किया है और मैं पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। मेरे कॉलेज लाइफ की सबसे खूबसूरत पार्ट मेरी मैम रही हैं, सुबलक्ष्मी त्रिपाठी। मेरे लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं उनसे पढ़ पाई, मुझे तो लगता है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनके लिए कुछ बोल पा रही हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स सच में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। मैं तो शायद उनके लिए किताब लिख दूँ, और अगर लिटरेचर फील्ड में मैं आगे बढ़ी तो शायद मैं लिखूँ भी। मेरे मैम में सबसे खूबसूरत ये है कि शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ सो जेनरस। वो बहुत पोलाइट हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगा कि पोलाइट होने से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इससे आपकी और सामने वाले की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है। चीज़ें वहीं रहती हैं, थोड़ी और बेहतर हो जाती है लोगों की ज़िंदगी। बस यही चाहती हूँ कि मैंने जो उनसे सीखा मैं वो आगे ले जा सकूँ, मैं अपने स्टूडेंट को इंस्पायर कर सकूँ। वो जो पोलाइटनेस मैंने उनसे सीखी, वो जो काइंडनेस मैंने उनसे सीखी, वो मैं आगे अपने स्टूडेंट को भी दे पाऊँ। सच मानिए तो यही मेरी अच्छी और सच्ची गुरु दक्षिणा होगी मेरे मैम के लिए। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम जानवी गुप्ता है और मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ एंड आई एम अ पीजी गोल्ड मेडलिस्ट इन 2025 एंड उसके बाद मैंने साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड गाइडेंस में डिप्लोमा कर रखा है। अभी मैंने हाल ही में अपनी पीएचडी की एंट्रेंस क्लियर किया है और मैं आगे शोध के लिए तैयारी कर रही हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी और प्राउड फीलिंग है कि मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बोलने जा रही हूँ जिससे मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। उनका नाम है आदरणीय डॉक्टर सुबलक्ष्मी त्रिपाठी मैम, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे पढ़ाया है, एक कॉलेज को एक प्राचार्य के रूप में चलाया है, बल्कि उन्होंने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ दी है हमारी लाइफ्स में
जिससे हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। मैम हमेशा से केवल कुशल प्राचार्य ही नहीं रही हैं, बल्कि वो एक हमारी मोटिवेटर, गाइडर एंड हमेशा से एक मदर फिगर रही हैं, मेरे लिए तो हमेशा से। क्योंकि मैं एक स्टोरी आपसे बताना चाहती हूँ कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो राजकीय महिला महाविद्यालय DLW से हो रखा है, जहाँ पे मैंने तब एडमिशन लिया था जब मैम प्रिंसिपल थी। तो जब कोविड के टाइम पे मैंने पहली बार वहाँ कॉलेज पे विजिट किया, मुझे काफ़ी लेट हो गया था एडमिशन लेने में, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी कॉलेजेस बंद चल रहे थे और मैंने एडमिशन में थोड़ा लेट कर दिया था। तो मैम वहाँ मुझसे पहली बार मिली और आप यकीन नहीं मानोगे, एडमिशन क्लोज हो चुका था। तो मैंने मैम को अपने सारे प्रॉब्लम्स बताई थे। तब तक मुझे नहीं पता था कि मैम यहाँ की प्रिंसिपल है, क्योंकि मैम का इतना ज़्यादा विनम्र व्यवहार, इतनी संवेदनशीलता है उनके अंदर। मैम इतनी डाउन टू अर्थ है कि कोई देख के बता ही नहीं सकता कि मैम प्रिंसिपल है या मैम के अंदर कोई चीज़ें हैं। मैम हमेशा से हम लोगों की दोस्त बन के रही हैं। तो वहाँ पे मैम ने फिर से वो फॉर्म रीओपन कराया और मेरा एडमिशन हुआ, मेरे साथ साथ और भी बच्चों का एडमिशन हुआ। उस दिन मुझे लगा कि मैम का व्यक्तित्व सबके जैसा नहीं है, मैम बहुत अलग है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया, फिर मैम के रहने से कॉलेज में हमेशा से ही एक अनुशासनपूर्ण, एक क्वालिटी एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट रहा है। तो मैम हमेशा सबकी प्रेरणा रही हैं और उन्होंने हर एक बच्ची चाहे वो पढ़ने में कैसी भी हो, मैम ने कभी किसी तरीके से जज नहीं किया। मैम का सबसे अच्छा नेचर है कि वो हमारे वीकनेसेस को ढूंढ के उन्हें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। यही मैम का सबसे अच्छा टेक्निक है हमें कॉन्फिडेंट फील कराने का, और कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मैम उन सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करती है। यहाँ तक कि मैम प्रिंसिपल होने के बाद भी हमारी क्लासेस इतनी अच्छे से लेती थी। हम 1 बच्चे आए, हम 2 बच्चे आए, हम कितनी बार मैम के साथ मैम की ऑफिस में बैठ के हमने क्लासेस की हैं और मैम ने सारे नॉवेल, सारी चीज़ें इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। कभी कभी तो इतना स्ट्रेसफुल रहता था, लेकिन मैम के बस एक आवाज़ सुन के लगता था कि नहीं, लाइफ इज़ ईजी। सो मैं ज़्यादा बोल गई, लेकिन मुझे बस यही प्रे है कि मैम दीर्घायु रहे और उनकी हेल्थ हमेशा इतनी अच्छी रहे कि वो आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे ही मोटिवेट करती रहें। और थैंक यू मैम। Hello everyone, this is Mohwadi. At present, I'm working as principal in ML Convent Prayagraj. During my graduation, I found Sublakshmi ma'am as my English professor. Since that day till now, she is in my life as my guardian, my well-wisher, and as a true friend. She was always with me in all ups and downs in my life. Hold my hand so tightly. Thank you, ma'am. Thank you for coming in my life. Thank you for everything, whatever you give me. Thank you for your love, your affection. Thank you, ma'am. I am Khushbu Chauhan and I feel truly honored to have this opportunity to say few words about someone who has played a very special role in my life. For the first 5 years, I have had the privilege of being your student at Government Girls Degree College DLW. During these years, you have been much more than just my professor of English. You have been my guide, my teacher, and someone I could always turn to whatever I need. Ma'am, you have taught me many things beyond the books and classrooms. You have taught me to believe in myself. I truly believe that a great teacher is not remembered only for what they teach, but for how they make their students feel. And you have always felt me valued, supported, and capable. So through this little video, I simply want to say what I may not have said often enough. Thank you, ma'am. Thank you for everything. Thank you for your guidance, your patience, your care, and for believing me. Thank you for being there whenever I needed someone the most. तो दोस्तों, शायद अब आप समझ गए होंगे कि एक सच्चा शिक्षक केवल किताबें नहीं पढ़ाता, वह जीवन गढ़ता है, वह सपनों को दिशा देता है और कभी कभी एक पूरे समाज का भविष्य बदल देता है। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जीवन में सबसे पहले शिक्षा और आत्मनिर्भरता को महत्व देना चाहिए। हर माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को समान अवसर दें।
उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाएं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दें, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर होती है तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, उसे किसी के सामने मजबूर होकर झुकना नहीं पड़ता, उसे अपने अधिकारों और सम्मान के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता, बल्कि वह पूरे आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करती है। इसी भावना को हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का भी वास होता है। आइए हम केवल इस श्लोक का उच्चारण ही ना करें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। हर बेटी को शिक्षा दें, हर महिला को सम्मान दें, उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का अवसर दें। तभी हम वास्तव में एक बेहतर, संवेदनशील और विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। जितना हम लोग मेहनत कर रहे, डिग्री पा रहे, नौकरी पा रहे, पैसा कमा रहे, मकान बना रहे, बच्चों की शादी कर रहे, ऐसे अरबों लोग दुनिया में जन्म दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, माताएं बना के खिला रही, सेवा कर रही है, और उसके बाद काल के जो है गर्त में कहाँ समा जा रहे हैं लोग। हम लोग भी आए हैं, हमारे माता पिता भी आए हैं, वो भी चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। तो जीवन को बहुत सीरियसली मत लीजिए, हंसते हुए लीजिए। जीवन एक लीला है, इसको जो है एंजॉय करते हुए खेलिए। सुख आए दुख आए सब कुछ आएगा, आप शरीर नहीं है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देह। जन्म जन्म से हम लोग की यात्रा है। ये तप, ये तितिक्षा, ये गृहस्थ का धर्म, ये जिम्मेदारी निभाना, यही हमारी पूजा है। यही पढ़ाना लिखाना, यही बच्चों की परवरिश करना। ईश्वर ही हमारे सामने हमारे स्टूडेंट्स के रूप में है, हमारे परिजनों के रूप में है, हमारे बच्चों के रूप में है। हम लोग मंदिर में बैठ के कितनी देर आराधना कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा समझ के इनकी सेवा कर दीजिए, यही वास्तविक पूजा है। और वो भाव से करिए, उस प्रेम से करिए, तो प्रभु के चरणों में ही जाता है। हाँ, इसके बदले में एक चीज कभी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जितना आप भाव से कर रहे, प्रेम से कर रहे, ये वापस आपको मिलेगा तत्काल ना। ये उम्मीद जब आपके पास नहीं रहेगी तब आप हमेशा खुश रहेंगे। यू हैव टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां सुष्मितां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। दोस्तों, अगर आपको आज की यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और मिक्की माइल्स एंड टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे असंख्य साधारण लोग हैं जिनकी असाधारण कहानियां समाज को नई दिशा देने की ताकत रखती हैं, और मैं ऐसी ही कहानियों की खोज में हूँ। ऐसी ही एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैम, एक और चीज़ है, जैसे आप बंगाल में रही हमेशा से, तो बंगाली तो आपको आता होगा, तो बंगाली अगर कोई गाना आप सुना दे तो 2 लाइन ही सही। ये रविंद्रनाथ की बहुत प्रसिद्ध गीत है। रविंद्रनाथ जब देशभक्ति आंदोलन हो रहा था तब वो स्वदेश नाम की एक पुस्तिका है, गीतों के संकलन है, जिसमें वो देश के लिए समर्पित किए थे। और ये प्रसिद्ध गीत है एकला चलो रे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে
একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।